PSE 142 वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, इसका हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 क्या है आपके, भारत अमेरिका संबंध। ठीक है, हमें यहाँ पर कहते हैं चैप्टर नंबर जो 5 आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति या भारत की विदेश नीति जो हमारी है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। और चैप्टर नंबर 5 में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले ये समझिए, चैप्टर नंबर 5 में जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत और अमेरिका में संबंध कैसे हैं, यही क्वेश्चन बनता है। तो ठीक देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसमें मेजर 2 हेडिंग बनेगी। पहली हेडिंग क्या बनेगी, शीत युद्ध के दौरान, पहली हेडिंग क्या बनेगी, शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका में किस प्रकार के संबंध थे, और शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका में किस प्रकार के संबंध थे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, जैसे एग्जाम होगा तो क्वेश्चन क्या, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और अमेरिका में संबंधों को बताइए या किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले भारत और अमेरिका की अगर हम संबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, आप क्या लिखते हैं, भूमिका। ठीक है, तो जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद क्या लिखेंगे, भूमिका। भूमिका में कहाँ से शुरुआत करें, ध्यान से सुनेगा। देखो भारत और अमेरिका के अगर हम संबंधों की बात करें, देखो जब भारत आजाद हुआ उस समय क्या चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था भैया, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद क्या होता है, कोल्ड वॉर चलता है, और 1947 में हमारा देश आजाद होता है। भारत जब आजाद हुआ उस समय क्या चल रहा था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था, और उस शीत युद्ध के दौर में कह सकते हो कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे। ध्यान से भूमिका में देखिएगा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का विश्व का सबसे शक्तिशाली देश आजाद हुआ। अगर कह सकते कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है तो अमेरिका कह सकते हो कि एक पावरफुल शक्ति, एक बड़ी शक्ति के रूप में कह सकते हो कि बन करके उभरता है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जब उसने 2 परमाणु एटम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर जब उसने 2 परमाणु एटम गिराए थे, तो एक प्रकार से कह सकते हो कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में उसका आगमन हुआ। ठीक है, और उसी समय आप देखोगे ठीक है, उसका शक्तिशाली देश में आजाद हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, देखो भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को। और अमेरिका की शासन प्रणाली कैसे है, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, आप सबको पता होगा कि कोल्ड वार का समय चला था, और कोल्ड वार में क्या हो रहा था, एक तरफ अमेरिका जो था, क्या था, अमेरिका और कह सकते यूएसएसआर में क्या थे, अमेरिका और यूएसएसआर में काफी गतिरोध चल रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो अमेरिका और यूएसएसआर, देखो अमेरिका को लगता था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वो मेरे पक्ष में आ जाएगा, वो हमारी तरफ आ जाएगा। लेकिन भारत क्या करता है, यही कह रहे हैं कि भारत स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारत ने गुट निरपेक्ष विदेश नीति अपनाई। भारत विकासशील देशों में मुख्य लोकतांत्रिक देशों में एक था। देखो अमेरिका को लगता था, ध्यान सुनेगा, अमेरिका को लगता था कि भारत जो है वो मेरे गुट में शामिल हो जाएगा। उनको क्या लगता था कि भारत इंडिया जो देश है भैया हमारे गुट में आ जाएगा। लेकिन भारत क्या करता है, वो गुट निरपेक्ष चला जाता है, वो किसी के गुट में जाता ही नहीं। तो अमेरिका और भारत में कह सकते हो कि यहां संबंधों में हर किसी कड़वाहट आपको नजर आएगी, क्योंकि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो कोल्ड वार में बहुत अच्छे नहीं, काफी खराब संबंध आपको दिखाई देंगे। यानी देखो कोल्ड वार के समय भारत आजाद हुआ और भारत क्या करता है कि एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी क्या अमेरिका के गुट में नहीं जाता है, बल्कि क्या एक कह सकते हो कि वहां क्या होता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होते हुए भी गुट निरपेक्ष को अपनाता है। तो अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अमेरिकी विदेश नीति का मूल उद्देश्य साम्यवाद को नियंत्रित करना था। अमेरिका चाहता था कि अगर मुझे साम्यवाद को कंट्रोल करना है तो अगर एशिया में भारत हमारे साथ आ जाता है तो क्या होगा कि बहुत अच्छा होगा। उनको लगता था कि अगर भारत इंडिया हमारे सपोर्ट में आ जाएगा, भारत हमारे सपोर्ट में आ जाएगा तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उनको लगता था कि साम्यवाद को रोकने में एशिया में एक उनको बड़ा कंटेंडर मिल जाता है, एक बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन मूल उद्देश्य था अमेरिका ने साम्यवाद को नियंत्रित करने में भारत से सहायता की उपेक्षा की, जबकि भारत ने स्वायत्त विदेश नीति अपना ली। यानी अमेरिका चाहता था कि भारत जो होगा मेरे गुट में शामिल होगा और साम्यवाद को रोकने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा या हेल्प करेगा। लेकिन भारत क्या करता है, उसकी गुट निरपेक्ष नीति बनती, उसने स्वायत्त अपनी अलग विदेश नीति माने, यानी वो अमेरिका के गुट में शामिल नहीं होता है। इसलिए कह सकते हो कि अमेरिका और भारत में जो संबंध थे वो थोड़े कड़वाहट आते हैं। ठीक है, उसके देखो भारत के आरंभिक विकास में देखो अमेरिका हमेशा चाहता था कि भारत उसका एक साझीदार बने, इसलिए चाहता था ताकि वह
साम्यवाद के खिलाफ जो उस लड़ाई को लड़ रहा है, उस लड़ाई में एक बड़ा एशिया में उसके एक भारत अगर उसका साझीदार बनता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए अमेरिका क्या करता है, समय समय पर भारत के आरंभिक विकास में अमेरिका ने अत्यधिक आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान की। देखो, कोल्ड वार के समय में अमेरिका और भारत में कई प्रकार के लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, मतभेद काफ़ी थे, लेकिन फिर भी अमेरिका बीच बीच में कुछ सहायता जरूर प्रदान करता था, कुछ तकनीकी सहायता उसने परंतु शीत युद्ध के दौरान अगर देखेंगे परंतु शीत युद्ध के दौरान देखोगे तो भारत और अमेरिका के जो संबंध है वह अच्छे नहीं रहे हैं। क्या कह रहा हूं कि शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध है जो बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि शुरू से अमेरिका को लगता था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो हमारे गुट में शामिल हो जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन भारत नहीं जाता है, गुट निरपेक्ष के साथ चला जाता हो, किसी के साथ शामिल नहीं होता। उसको लगता था कि एशिया में अगर भारत मेरे सपोर्ट में आ जाएगा तो मैं साम्यवाद को रोकने में मुझे ज्यादा कामयाबी मिलेगी, इसलिए वो सोचता था। इसीलिए कह सकते हो कि भारत और अमेरिका के जो संबंध कोल्ड वॉर के दौरान वो बहुत अच्छे नहीं रहे। अब क्या एक भूमिका रही, उसके बाद क्या बनाओगे कि हेडिंग लिखोगे, एक बड़ी सी हेडिंग लिखोगे, क्या बनाओगे, शीत युद्ध के दौरान। क्या लिखोगे, शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, यानी इंडिया और अमेरिका के संबंध कैसे रहे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, पहला पॉइंट क्या है, भारत ने सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता को बना। देखो, भारत हमारा जब देश भैया आजाद होता है ना, तो हमने क्या किया, जो सरकारी सेक्टर थे हमने उसको बहुत बढ़ावा दिया, और सरकारी सेक्टर को बढ़ावा देने का मतलब होता है कि एक प्रकार की साम्यवाद की थ्योरी। अमेरिका तो चाहता था पूंजीवाद को बढ़ावा, लेकिन भारत जब आजाद होता है तो भारत क्या करता है, सार्वजनिक उद्यम को प्राथमिकता हमने सिद्धांत को बनाया। तो अमेरिका, जबकि अमेरिका क्या निजी उद्यम को बढ़ावा देने को सिद्धांत को बताता था। तो क्या होता था, इसको लेकर के, यानी भारत जब आजाद हुआ, जब उसने सरकारी सेक्टर पर, या कह सकते हो इसमें एक शब्द हम यूज करेंगे, सार्वजनिक जो हमारे उद्यम थे उसमें प्राथमिकता दी, तो अमेरिका और भारत में संबंधों में थोड़े तनाव हो गए, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि निजी उद्यम को बढ़ावा देने की जो उसकी नीति है, अगर देखोगे क्या है उसकी नीति है, पूंजीवाद की नीति है। तो पूंजीवाद की जो नीति है उसको क्या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात होती है, लेकिन जब भारत सार्वजनिक उद्यमों को बढ़ावा देता है तो एक प्रकार से जो नीति की क्या, साम्यवाद की नीति है। साम्यवाद ही तो कहता है ना कि सारी चीजों को सरकारी सेक्टर के हाथों में दे दो, सारा कंट्रोल सरकार को। तो अमेरिका और भारत में यहां से कह सकते हो सिद्धांतों के आधार पर मतभेद है। भारत का सिद्धांत क्या है, सरकारी सेक्टर को बढ़ावा देना, और अमेरिका की सिद्धांत क्या है, निजी सेक्टर को बढ़ावा देना। यानी सिद्धांतों के आधार पर कह सकते हो कि शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका में बड़े मतभेद बने रहे। ठीक है, क्या कह रहा हूं कि शीत युद्ध के दौरान यानी कोल्ड वार के दौरान भारत और अमेरिका में क्या रहा, मतभेद बने रहे सिद्धांतिक आधार पे, क्योंकि भारत सरकारी सेक्टर को बढ़ावा दे रहा था, बल्कि अमेरिका चाहता था कि भारत निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे, और अमेरिका निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के पक्ष में था, लेकिन भारत उसका उल्टा करता है। इसलिए कह सकते हो कि भारत और अमेरिका में सिद्धांतों के आधार पर कोल्ड वार में मतभेद रहा। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट में चलेगा, भारत की गुट निरपेक्ष विदेश नीति को अमेरिका ने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अमेरिका चाहता था, क्या कह रहे हैं कि भारत की गुट निरपेक्ष नीति को कभी भी अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया, यानी उस भैया उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कह रहा हूं कि भारत गुट निरपेक्ष नीति को अमेरिका ने कभी स्वीकार, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि भारत हमारे गुट में शामिल हो जाएगा। क्यों शामिल हो जाएगा, क्योंकि हम भी लोकतांत्रिक है और भारत भी लोकतांत्रिक है। जब भारत हमारे साथ आ जाएगा तो हम जो साम्यवाद बढ़ रहा है, जो यूएसएसआर जो है कह सकते जो साम्यवाद, या कह सकते हो साम्यवाद बढ़ रहा है, उसको रोकने में भारत हमारा साथ देगा। लेकिन भारत क्या करता, आजाद होते ही गुट निरपेक्ष की नीति अपना लेता है, इसलिए अमेरिका को थोड़ा सा बुरा लग जाता, और अमेरिका आरोप भी लगाता, अमेरिका ये आरोप लगाता कि भारत गुट निरपेक्ष की आड़ में साम्यवाद यानी यूएसएसआर के साथ खेल रहा है। ये भी अमेरिका आरोप लगा, अमेरिका की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि भारत एक तरफ गुट निरपेक्ष की नीति का बात करता है, लेकिन गुट निरपेक्ष की आड़ में क्या कर रहा है, वो साम्यवाद के साथ खेल रहा है। इस प्रकार के अमेरिका की तरफ से क्या होते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। चौथे पॉइंट में ही मैंने बताया कि भारत द्वारा सोवियत संघ के साथ बेहतर संबंध को संदेह की देखो, भारत जरूर गुट निरपेक्ष रहा है, ध्यान रखना। भारत कोल्ड वार में अगर देखेंगे तो पूरे कोल्ड वार में गुट निरपेक्ष रहा, उसके बाद भी रहा है, लेकिन फिर भी अगर कह सकते हो कि एक प्रकार से सोवियत संघ की तरफ उसका झुकाव हमारा रहा है। लेकिन यही तो अमेरिका हमें कहता, अमेरिका कहता था कि आप गुट निरपेक्ष, यानी कहता था कि आप तो क्या है आपकी तो नीति है भैया कि आप किसी गुट में, लेकिन फिर भी हमारे साथ क्या थी, अमेरिका के साथ, अमेरिका कहता था कि भारत जो है सोवियत संघ के खिलाफ, सोवियत संघ से क्या कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है, यानी यूएसएसआर के साथ हमारे संबंध है, ये सही नहीं। इसीलिए कह सकते हो कि अमेरिका और भारत में
कोल्ड वार के दौरान जो संबंध थे वो बहुत खराब थे, बहुत बेहतर संबंध नहीं रहे। ठीक है, बहुत बेहतर संबंध है। इसीलिए आप देखोगे कि जब हम पाकिस्तान के खिलाफ, वही बोल रहा हूं, पाकिस्तान के खिलाफ हम जब 1965 में और 1971 में जब लड़ाई लड़ते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता होगा कि और कई सारी चीजों में क्या होता है कि भारत का समर्थन अमेरिका नहीं करता है। आपको पता होगा ना कि पाकिस्तान को बहुत पैसा वैसा दे रहा था ना, हमको कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्या हो, उसको लगता था कि जो भारत है वो हमारी नीति को फॉलो नहीं करता है, बल्कि वो साम्यवाद की नीति को फॉलो, यार गंदा खेल खेल रहा है, ऐसे कहता था कि भैया कि आप गुटनिरपेक्ष की आड़ में उस सोवियत संघ से मिले हुई हो, इस प्रकार के आरोप लगे। दूसरा एक और बड़ी बात है इसमें, एक अगला लिखना, 1961 में क्या होता है। देखो आप सबको पता होगा कि भारत जो है, भारत का जो जैसे गोवा है, गोवा जो हमारा इलाका था, जब हमारा देश आजाद होता तो गोवा हमारे देश में नहीं था, और गोवा पर किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, और भारत ने क्या किया, 1961 में पुर्तगालियों से यानी गोवा को स्वतंत्र करा के अपने देश में मिला लिया। यानी हमने क्या, गोवा को आजाद करा के 1961 में हमने कहां पर मिला था, भारत में। और क्या थे, पुर्तगाल के और अमेरिका के अच्छे संबंध थे, इसलिए अमेरिका, और कह सकते हो कि भारत में संबंधों में कड़वाहट है, क्योंकि वो चाहता था कि पुर्तगाल का जो आपने गोवा को जो आजाद कर लिया वो सही नहीं है, इसलिए कहता वहां पर कुछ आरोप लगते हैं। उसी प्रकार से इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, ध्यान रखना इस बात को, 1965 क्या बोला, 1965 और 1971, क्या कर रहा हूं 1965, क्योंकि इसको मैंने लिखा नहीं है इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं, इसमें भूल गया था नोट्स में मैंने लिखा, इसे ऐड करके लेना, इसमें 7 लिख लेना, इसमें हेडिंग बना 1965 हुआ 1971 में भारत एवं पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने भारत की आर्थिक मदद पर प्रतिबंध। देखो यही मैं बता रहा हूं कि 1965 1971 की अगर बात करें तो अमेरिका भारत की मदद नहीं करता है, क्या करता है, और पाकिस्तान की सैनिक और आर्थिक हथियार में देकर उसने मदद की थी। यानी कह सकते हैं कि जब भारत और 1965 की लड़ाई में और 1971 की लड़ाई में अमेरिका जो है भारत की मदद नहीं करता है, बिल्कुल भी मदद नहीं करता, बल्कि उसके अपोजिट जो क्या करता है, पाकिस्तान की मदद करता, बल्कि भारत पर उसने कई सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि शीत युद्ध के दौरान यानी कोल्ड वॉर के दौरान भारत और अमेरिका में क्या थे, कोई भी हमारे साथ उनके क्या अच्छे संबंध बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। उसके ये पॉइंट है, उनकी सारी हेडिंग्स रहेंगी। यानी जैसे 1961 में जैसे हमने पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कर करके भारत में मिला लेते हैं, तो भारत और अमेरिका में संबंध खराब होते हैं। अमेरिका और पुर्तगाल में क्या थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। भाई यही बता रहा हूं कि जब हमने गोवा को भारत में मिला लिया तो गोवा पर किसका अधिकार था, पुर्तगाल का, और पुर्तगाल और अमेरिका में अच्छे संबंध, इसलिए भारत इसका थोड़ा अमेरिका क्या करता है, इसका विरोध करता है। विरोध इसलिए करता है कि अमेरिका और पुर्तगालियों में क्या थे, अच्छे संबंध थे और अच्छे रिलेशन थे, इसलिए अमेरिका उसका विरोध करता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि देखो कोल्ड वार में अमेरिका और भारत के बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं थे, इसीलिए अमेरिका देखोगे जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी लड़ाई होती तो अमेरिका हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं देता है, बल्कि पाकिस्तान का साथ देता। उसी प्रकार से आप कह सकते हो 1965 में 71 में जब हमने लड़ाई होती है तो अमेरिका भारत का बिल्कुल भी साथ नहीं देता, बल्कि उसके अपोजिट वो क्या करता है, पाकिस्तान की आर्थिक तथा सैन्य मदद भी करता है। क्लियर है इतना। कोल्ड वार, उसी कोल्ड वार के दौरान में एक चीज और रह गए, शीत युद्ध के दौरान जरूर भारत और अमेरिका में अच्छे संबंध नहीं रहे, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर अमेरिका ने भारत की मदद की, इसलिए मदद की ताकि भारत जो है वह अमेरिका के गुट में चला जाए या अमेरिका का सपोर्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि भारत जो था क्या, क्योंकि उन्होंने तो भैया आरोप लगा दिया कि भारत जो है गुटनिरपेक्ष की आड़ में सोवियत संघ के खिलाफ खेल रहा है, ये आरोप लगे थे। नहीं कह सकते कि शीत युद्ध में अमेरिका और भारत में अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अपवाद थे जहां पर भारत और अमेरिका में कोल्ड वार के दौरान अच्छे संबंध बने। वो कौन से कारण थे, पहला देखा 1962 में, ध्यान रखना 1962 में भारत चीन युद्ध में, वैसे तो अमेरिका कभी भी भारत का समर्थन नहीं करता था, लेकिन 1962 में जब भारत के साथ चीन का युद्ध होता है तो अमेरिका ने भारत का पूर्ण समर्थन कर दिया। भारत पाकिस्तान का लड़ाई होता तो नहीं करता था, लेकिन जब हमने 1962 में चीन के साथ युद्ध किया तो अमेरिका क्या करता है, भारत का पूरा समर्थन करता है
और भारत को तकनीकी तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। इसलिए प्रदान करता है, उसको लगता था कि भाई भारत जो है हमारे गुट में आ जाए, गुट निरपेक्ष में जो है वो हमारा समर्थन कर देगा, इसलिए उनको लगता था। यानी 1962 के युद्ध में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरा एक चीज और है, 1960 के दशक में कह सकते हो कि 1960 के दशक में जब हमारे देश में अकाल पड़ा था तो अमेरिका ने भारत में अकाल पड़ा तो अमेरिका ने हमारे देश में काफी खाद्यान्न भेजे। इस प्रकार यानी शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका में हमेशा संबंध खराब थे, रिलेशन हमारा बहुत खराब था। कौन कौन से कारण थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर अमेरिका ने कोल्ड वार के दौरान कह सकते हो भारत की मदद की। भारत की मदद इसलिए की ताकि वह अमेरिका का समर्थन देने लगे, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि हम भी भैया लोकतांत्रिक हैं, भारत वाले भी लोकतांत्रिक हैं, अगर भारत हमारे साथ आ जाएगा तो एशिया में उसके साथ एक बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए वो चाहता था। लेकिन भारत गुट निरपेक्ष में चला जाता है, इसलिए अमेरिका और भारत में जो संबंध रहते हैं वो शुरुआती दौर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, आप कह सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि फिर भी अमेरिका हमेशा चाहता था कि भारत हमारे गुट में शामिल हो जाए। और दूसरा काफी आरोप भी लगा दिए भैया कि आप गुट निरपेक्ष होते भी साम्यवाद के खिलाफ, क्योंकि भारत का जो झुकाव था वो जरूर गुट निरपेक्ष था, लेकिन हमारा झुकाव था वो यानी कह सकते हो कि सोवियत संघ के साथ हमारा झुकाव जरूर था, जो आरोप लगाते थे। ठीक है, अगला देखोगे, अब देखेंगे अगला हेडिंग क्या रहेगी, हम लिखेंगे क्या, शीत युद्ध के बाद भारत और अमेरिका में संबंध। देखो शीत युद्ध में हमारे संबंध कुछ भी अच्छा नहीं था अमेरिका के साथ, लेकिन जब कोल्ड वार समाप्त होता है तब क्या होता है कि भारत और अमेरिका में अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छा रिलेशन बनता है, तब जाकर के क्या होता है हमारे साथ उनके रिलेशन अच्छे बनते हैं। रिलेशन कब अच्छा बनता है, 1991 में। 1991 में शीत युद्ध के बाद जब भारत अपने आर्थिक सुधार करता है, भारत अपने आर्थिक सुधार करता है, ये हेडिंग रहेगी, उसमें क्या लिखोगे, 1991 में भारत ने आर्थिक सुधारों को अपनाया और उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति को अपनाया। अमेरिका खुश हो जाता है, ये तो हमारा पॉलिसी फॉलो कर रहा है, पूरा खुश हो जाते हैं। ठीक है, भारत ने यूएसए की अर्थव्यवस्था से अपने जोड़ लिया, यानी कह सकते हैं जब 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति को अपनाता है और भारत में उदारीकरण निजीकरण को अपनाया गया, तब भारत और अमेरिका भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को यूएसए से जोड़ लिया। ऐसे में अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध होते हैं उन रिश्तों में एक शुरुआत सी नजर आती है। यानी कह सकते हैं कोल्ड वार के बाद अगर देखोगे तो भारत और अमेरिका के जो संबंध होते हैं वो हमें सुधरते, क्योंकि जब भारत ने कह सकते हैं 1991 आर्थिक सुधार करता है और हमारे देश में उदारीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया जाता है, तब भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो थोड़े बेहतर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद रखा गया दूसरा पॉइंट करा 1998 में, ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा, 1998 में क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या होते हैं, बिल क्लिंटन को आते हैं, भारत आते हैं। क्लिंटन की भारत यात्रा प्रस्तावित थी, यानी उनको फिक्स था भैया क्लिंटन जी आएंगे, लेकिन आपको पता होगा 1998 में हमारे यहां पर एक चीज होती है जिसका नाम है पोखरण परमाणु परीक्षण। भारत ने क्या था, जब 1998 परमाणु परीक्षण हमने किया तो क्या होता कि भारत और अमेरिका के संबंध वहां पर खराब हो जाते हैं। क्या हो जाता है कि आपको पता भी होगा ना, 1998 में भारत ने क्या किया था, पोखरण में परीक्षण किया था, जो राजस्थान का है वहां पर परमाणु पर। क्या होता कि भारत और अमेरिका करता भारत पर कई सारे सैंक्शन, और इसी के एक आता 1998 में जो बिल क्लिंटन की जो यात्रा थी उसको अमेरिका क्या करता है, प्रस्तावित कर देता, आगे बढ़ा देता, भैया क्लिंटन जी नहीं जाएंगे, बिल क्लिंटन अब तुम्हारे यहां पर नहीं जाएंगे, आने वाले थे, उनकी यात्रा को निरस्त कर दिया जाता है, उनकी यात्रा पूरी तरह से बंद हो जाती है। और भारत अमेरिका ने अत्यधिक कटु हो गए थे, यानी कह सकते हैं 1998 में आते कहा भारत और अमेरिका में जो संबंध है बुरी तरह से खराब हो जाते हैं। 1991 में सुधरा, लेकिन 98 में आकर जब हमने यहां पर बम फोड़ दिया तो संबंध खराब हो गए। ठीक है, परमाणु परीक्षण में पोखरण परमाणु परीक्षण होने से भारत और अमेरिका में जो संबंध थे उन संबंधों में कड़वाहट या कह सकते हैं संबंध के थे हमारे कटु हो गए। और इस यात्रा को क्या अमेरिका ने क्या किया, भैया स्थगित कर दिया, आप क्लिंटन जी आप तुम्हारे यहां पर नहीं जाएंगे, उन्होंने बोल दिया। यानी क्या थे, उनके राष्ट्रपति आने वाले थे हमारे देश में, लेकिन हमारे देश में क्या परमाणु परीक्षण कर दिया अटल बिहारी की सरकार ने 1998 में। तो क्या हो गया कि उन्होंने बोला कि अब हम राष्ट्रपति को नहीं भेजेंगे, और उन्होंने क्या भारत पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध यानी कई सारे सैंक्शन लगा दिए। अगला पॉइंट क्या है, 1999 में, लेकिन 1999 में जब देखेंगे कारगिल, ठीक है, कारगिल को देखते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो अमेरिका हमेशा किसकी
पाकिस्तान की हमेशा मदद करा, चाहे हम 65 की लड़ाई देखें, चाहे 71 की लड़ाई देखें, तो अमेरिका हमेशा ही किसकी मदद करता था? पाकिस्तान की मदद करता था। भारत की उसने कभी भी मदद नहीं की। लेकिन कारगिल ऐसा युद्ध था जहां पर अमेरिका ने भारत की मदद करने के लिए राजी और भारत की मदद करता। एक युद्ध था। देखो, कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत का दृष्टिकोण का समर्थन किया था और पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा का पालन करना चाहिए, इस प्रकार की बातें करता। जो अमेरिका लंबे समय तक 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में अगर आप देखोगे, पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता है, उसको हथियार देता है, उसको गोला बारूद देता है। लेकिन क्या होता है कि वही जब 1999 को देखते हैं, परिस्थिति बिल्कुल बदल गई थी। अमेरिका क्या करता है कि भारत की मदद, यानी कारगिल में क्या करता है, अमेरिका ने भारत की मदद की। ये हम कोल्ड वॉर के बाद की परिस्थिति पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1971 में। आगे देखो, वर्ष 2000 में जो क्लिंटन आए नहीं थे, ध्यान रखना, जो 1998 बोला था क्लिंटन आ रहे थे, फिर उन्होंने बोला भाई कि तुमने परमाणु परीक्षण कर दिया, अब हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। क्या होता, वर्ष 2000 में बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए, जिसमें भारत और अमेरिका के संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास किया था। क्योंकि 1998 में क्या था, अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब हो गए थे भाई, रिलेशन बिल्कुल बिगड़ गया था, खराब हो गया था। जब वो बम फोड़ दिया था ना, परमाणु परीक्षण कर दिया था उन्होंने। देखो, 1998 में बिल क्लिंटन की जो यात्रा स्थगित थी, उस स्थगित यात्रा को 2000 में हमारे यहां पर आते हैं और कह सकते हो कि भारत और अमेरिका में एक बार फिर से सन 2000 में, यानी अटल बिहारी की सरकार में क्या होता है कि हमारे अमेरिका के साथ जो संबंध होते हैं, दोबारा वह संबंध थोड़े से बेहतर बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखो, अक्टूबर 2000 में, यानी 2008 में अक्टूबर में एक द्विपक्षीय परमाणु नागरिक सहयोग समझौता था। यानी पहली बार 2008 में अगर देखोगे यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार, आप देखो कि भारत और अमेरिका के साथ क्या होता, परमाणु करार होता। 2005 से ही हम उनको परमाणु करार की बात यहां पर, और यहां पर इस बात होती, यानी अब जो अमेरिका है, भारत के रक्षा संबंध अमेरिका में होने लग जाएंगे। यही से पॉइंट अपना रक्षा वाला निकाल लेना। ठीक है, देखो यहां क्या होता है, 2008 में क्या होता है, अक्टूबर में एक अमेरिका और भारत में क्या होता, नागरिक परमाणु सहयोग समझौता था। इस पर हस्ताक्षर होते, कह सकते हो कि भारत और अमेरिका में कह सकते हो यहां पर जो संबंध है वो थोड़े बेहतर बनने लग जाते हैं। और कह सकते हो अमेरिका ने एनएसजी में भारत के प्रवेश का समर्थन किया। इससे भी रक्षा सहयोग में क्या था, भारत और अमेरिका, यानी अमेरिका ने क्या किया, भारत के लिए एनएसजी में प्रवेश के लिए क्या करता है, समर्थन करता है। इससे भी कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो थोड़े बेहतर बनते हैं। अब थोड़े से भारत और अमेरिका में रक्षा संबंधों को देखते हैं। भारत और अमेरिका में क्या है, रक्षा को लेकर के किस प्रकार के संबंध है, ध्यान दीजिएगा। देखो, रक्षा संबंध में भारत और अमेरिका में एक प्रमुख स्तंभ बन गए हैं। क्या है, भारत और अमेरिका में कौन कौन से रक्षा संबंध है, सामरिक भागीदारी, ठीक है, रक्षा व्यापार, सैन्य अभ्यास और समुद्री सुरक्षा पर हमारे उनके साथ क्या कई सारे सहयोग है। अगर मैं भारत की बात करूं तो कई सारे हमारे सामरिक भागीदारी, यानी सभी चीजों में रक्षा संबंध हमारी उनके साथ भागीदारी रहेगी, रक्षा व्यापार और दूसरा सैन्य अभ्यास। क्योंकि आपने देखा कि भारत और अमेरिका की जो सेना है वह समय समय पर क्या करते हैं भैया, सैन्य अभ्यास करती रहती हैं। और ज्यादातर जो उनके हम अभ्यास कर रहे हैं, ज्यादातर हम कई बार समुद्रों में कर रहे हैं सैन्य अभ्यास में। समुद्री सुरक्षा को लेकर के भारत और अमेरिका में कई सारे रक्षा सहयोग बने हुए हैं। और रक्षा के क्षेत्र में हमने अमेरिका के साथ 3 प्रकार के उनके साथ क्या किए हैं, समझौते किए हैं। पहला समझौता हमने अमेरिका के साथ रक्षा को लेकर के क्या किया है, ध्यान देना, रक्षा संबंध उनके साथ हमारे क्या हुए। पहला जो है सैन्य सूचना समझौता। सैन्य सूचना समझौते तो आपको वैसे पता हो कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेज है, और हमारे साथ जो ये चीन के साथ जो हमारा संबंध है, सीमा विवाद भी चल रहा। तो भारत और अमेरिका में क्या है, सूचना आदान प्रदान करने लेकर के समझौता हुआ। यानी अमेरिका बताएगा कि चीन में क्या हो रहा है, कि चीन तो कहीं बाउंड्री लाइन में घुस तो नहीं जा रहे हैं उनके सैनिक। यानी आपको पता होगा कि जो चीन है उसके साथ हमारे क्या है, डोकलाम है, गलवान है, कई सारे हमारे साथ उनके क्या रहे विवाद चल रहे हैं। और उन सारे जितने भी हमारे साथ अमेरिका के साथ विवाद चल रहे हैं, सॉरी चीन के साथ जो हमारा विवाद है, उसमें अमेरिका क्या करेगा भैया, खुफिया जानकारी हमसे शेयर करेगा। उसके बड़े बड़े सैटेलाइट हैं, वो सैटेलाइट हमको बता देंगे चीन बाउंड्री लाइन पर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यानी कह सकते हो कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य और सूचना को लेकर के समझौता हुआ। दूसरा लॉजिक एक्सचेंजर समझौता। दूसरा क्या है, दूसरा क्या समझौता है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता। इसमें क्या होता है कि भारत जो है अमेरिका के जहां जहां पर भी सैनिक अड्डे हैं वहां पर भारत मदद ले सकता है।
और भारत के जहां जहां पर सैनिक अड्डे हैं वहां पर अमेरिका मदद ले सकता है। इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता उनके बीच। यानी कह सकते हो जैसे मान लो कि जैसे तुम यहां पर उड़ान भर के चले हो, बीच में तुम्हारा ईंधन खत्म हो गया, तो क्या कर सकते हैं, अमेरिका के जहां पर भी सैनिक अड्डे हैं वहां पर क्या कर सकता है भैया, भारत अपना पेट्रोल भर सकता है, क्योंकि उड़ता भी तो उड़ाएगा, या ईंधन भर सकता है, इस प्रकार के। यानी कह सकते हो कि भारत और अमेरिका के बीच में है कि भैया हम जहाज उड़ाएंगे तो हम आपके सैनिक अड्डे का यूज कर लेंगे ईंधन भरने के लिए, आप हमारे सैनिक अड्डे का यूज कर लेंगे। इस प्रकार से रक्षा संबंधों में एक समझौता हुआ है। इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता। इसको मतलब होता है कि ईंधन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लो कि अमेरिका वाले चीन में आ रहे हैं, मान लो उनके हेलीकॉप्टर आ रहे हैं यहां तक, लेकिन बीच में क्या होगा, उनका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, भारत में जितने भी सैनिक अड्डे हैं वहां से वो ईंधन भर सकते हैं। और मान लो जैसे भारत कोई काम कर रहा है, भारत कहीं विमान, ये लड़ाकू विमान में हुआ, रक्षा में हुआ, ठीक है, नॉर्मल में नहीं है, ठीक है। क्या हो रहा है कि रक्षा, अगर मान लो कि हमारी लड़ाई किसी और से हो गई, बहुत दूर देश है, तो बीच में जहां पर भी अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं हम वहां से भैया पेट्रोल भर सकते हैं और वहां से उड़ान भरेंगे। देखो क्या होता है कि अगर हमें कहीं से टारगेट करना है, अगर क्या होता है युद्धों में क्या होता है भाई मेरे, अगर हमें टारगेट करना है, टारगेट मारना है, तो हम बहुत दूर से, अब मान लो कि अमेरिका अपने यहां से चीन को टारगेट करेगा, तो टारगेट जो होगा वो बहुत मुश्किल है टारगेट लगाना। लेकिन मान लो कि अगर वो अमेरिका जो है अगर कश्मीर से टारगेट करेगा तो क्या है, चीन में टारगेट लगाना आसान है ना। इसीलिए अमेरिका हमेशा चाहता भैया कश्मीर हमेशा विवादित बना रहे। इसीलिए शायद आज भी कह सकते हो कि भारत और पाकिस्तान में जो कश्मीर का विवाद है ना, आज तक इसीलिए नहीं सुलझा है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर कश्मीर सुलझ जाएगा तो हमारे लिए, अमेरिका को लगता है कि जब तक डिस्प्यूट बना रहेगा तो हम यहाँ पर अपना सैनिक अड्डा बना सकते हैं, शायद इसीलिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर भविष्य में अमेरिका और चीन की कभी लड़ाई होती है तो हम भैया क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर से क्या करेंगे, वहां से चीन में निशाना साधेंगे, उनको ऐसा लगता है। इसीलिए आज अगर आप यूनाइटेड नेशन भी देखोगे, भारत और पाकिस्तान में कश्मीर का विवाद क्यों बना हुआ है, क्योंकि कह सकते हो कि इंटरनेशनल जो फोरम है उसमें अमेरिका की बहुत चलती है। तो अमेरिका खुद नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान में ये मुद्दा सुलझ जाए, क्योंकि वो चाहता है अगर ये मुद्दा सुलझ गया तो वहां पर हमारा सैनिक अड्डा कैसे बनेगा। और मान लो फ्यूचर में मान लो कि अगर अमेरिका और चीन का युद्ध होगा तो अमेरिका के जो लड़ाकू विमान अमेरिका से चलेंगे तो बीच में क्या होगा, उनका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो कहां से भरेंगे। दूसरा, अगर अमेरिका से निशाना साधेंगे, चीन पर साधेंगे तो बहुत मुश्किल है लड़ाई। लेकिन मान लो कि अगर उनको कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया हमेशा बना रहेगा तो अमेरिका को लगता है कि हम यहीं से निशाना साधेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो कश्मीर है वह कभी भी कहीं पर ना जाए, या वो हमेशा डिस्प्यूट में बना रहे, भारत पाकिस्तान लड़ते रहे हमेशा, जब तक वो डिस्प्यूटेड रहेगा क्या रहेगा, पाकिस्तान यानी अमेरिका को फायदा रहेगा ना, क्योंकि वहां पर एक सैनिक अड्डा बन सकता है, या इस प्रकार से उनकी सोच है। इसी प्रकार से अमेरिका सोचता है कि हम उसका यूज कर लेंगे जब भैया की अमेरिका में और चीन में लड़ाई होगी, तब जो कश्मीर का इलाका है यहां से अगर हम चाहे हमारे जो लड़ाकू विमान होंगे यहां से जब हवा भरेंगे तो क्या होगा, चीन पर निशाना साधना आसान रहेगा, और अमेरिका से साधेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आज पर डिस्प्यूट है। इसी के आप समझ सकते हैं, यही सारी चीज रक्षा संबंधी, इसी से भाई रक्षा में जो समझौते हो रहे हैं आप जरूर हो सकता है, लेकिन अमेरिका की पहले नीति ऐसी थी, चाहे आप जाकर के भी किसी से पूछ लेना, या ऐसा था अमेरिका यही चाहता था कि भारत और पाकिस्तान में कभी भी शांति ना बने, क्योंकि उनको लगता था कश्मीर वाला जो इलाका है वो कभी न कभी फ्यूचर में हम उसका यूज कर लेंगे, उसका प्रयोग कर लेंगे, इसी ने कभी भी बनने नहीं। देखो सैन्य समझौते एक प्रकार से लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता हुआ कि भैया कि आप हमारे यहाँ से सैनिक अड्डों से ईंधन भर लेना, हम तुम्हारे यहाँ से आकर के सैनिक अड्डों से ईंधन भर लेंगे। दूसरा क्या, एक और हुआ संचार सघनता और सुरक्षा समझौता, यानी भारत और अमेरिका के बीच क्या है, संचार को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के कौन कौन से ये रक्षा क्षेत्र में समझौते हुए हैं, ठीक है। दूसरा, भारत को अमेरिका का एक प्रमुख रक्षा भागीदार बनता है, यानी भारत क्या है अब अमेरिका क्या बन गया है, एक प्रमुख रक्षा भागीदार बन गया। यानी डिफेंस की अगर बात करें तो भारत क्या है, रक्षा के क्षेत्र में क्या है, भारत उसका क्या है, एक प्रमुख साझीदार हमें यहां पर बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्या रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इसमें क्या है अगला। देखो, भारत अमेरिका की प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ उठा रहा है। देखो भारत जो है अमेरिका में जितनी प्रौद्योगिकी विकसित हो रही, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही, उसको क्या रहा, भारत को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। अमेरिका की जो जितनी भी प्रौद्योगिकी है उसको हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। भारतीय सॉफ्टवेयर का कारोबार अगर आप देखोगे तो लगभग भारतीय सॉफ्टवेयर कारोबार में अमेरिका की जो हिस्सेदारी कितनी है,
65% है। यानी कह सकते हैं भारत में जो अमेरिका में जो प्रौद्योगिकी है उसका लाभ भारत को बहुत ज़्यादा मिलता है, इसका एक फायदा हुआ है। दूसरा इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसमें पॉइंट कौन था मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, ठीक है, व्यापार की बात कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी मैं थोड़ी देर में इस वाले पॉइंट को बता दूंगा जिस पॉइंट को आपको बताना चाहता था, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर पॉइंट मैंने लिख रखा, हाँ इस पॉइंट को मैं थोड़ा देर में बताता हूँ, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि भारत जो अमेरिका है प्रौद्योगिकी में क्या है उसको बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहा। अगला क्या है, अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय, इसको भी भारत को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। देखो अमेरिका की सिलिकॉन वैली में 3 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं। आपको पता कि बहुत सारा हमारे देश का आदमी अमेरिका में काम करता है भैया, बहुत सारा काम करता है ना, कितना 3 लाख से अधिक लोग तो किसमें, सिलिकॉन वैली में रहते, जो बहुत टेक्निकल है, ठीक है, जहां पर क्या है बड़े बड़े कंपनियां हैं, सारी चीजें, वहां पर 3 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं। साथ ही उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगभग 15% कंपनियां शुरुआत के का श्रेय अमेरिका में बसे भारतीयों को जाता है। यानी क्या करें, अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसमें भारत को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, क्योंकि हमारे जो भारतीय भाई जो अमेरिका में रहते हैं वो भी हमें बहुत मदद करें, और अमेरिका भी क्या करता है भारत को टेक्नोलॉजी शेयर करता है, इससे भी हमें क्या बोलता बहुत ज्यादा मदद। अनिवासी जो भारतीय यानी जो भैया जो भारत छोड़ करके चले गए हैं लेकिन हमारे देश के हैं और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में उनकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे आगे बढ़े हैं, यानी उनके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या उनकी 15% काम कर रहे हैं, 15% उनका जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसमें भारत के लोग काम करते हैं। इसीलिए क्या भारत और अमेरिका की जो प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र है उसमें भारत को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, बहुत ज्यादा हमें क्या हो रहा फायदा हो रहा है, ठीक है। अगला देखो भारत और अमेरिका में, देखो भारत और अमेरिका में कुछ अन्य चीजें भी हुई हैं उसको देखते हैं। देखो आप जैसे इसमें चीज, अब देखो इसमें कुछ और चीजें मैं बता देता हूं साथ में, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भारत, जब भैया कि भारत और अमेरिका में मोदी जी के आने से कैसा चेंज आया है, कांग्रेस सरकार में क्या, तो इसमें कुछ निर्णायक परिवर्तन, भारत और अमेरिका में क्या है कुछ निर्णायक परिवर्तन है, ध्यान रखना, ईयर बताऊंगा, क्योंकि इस बुक में आपको एक क्वेश्चन बनेगा, मैं बोल भी देता हूं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो उस टाइप के क्वेश्चनों में इसी टाइप का आंसर लिखना, ठीक है। कौन का क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद भारत और अमेरिका में रक्षा संबंध की चर्चा कीजिए, एक क्वेश्चन ये है, और ट्रंप शासन के आगमन पर भारत संबंध किस प्रकार बने, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इन सारी बातों को लिखना होगा, वही मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। लिखो वर्ष, सुनो देखो 2003 में क्या होता, वर्ष 2003 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूयॉर्क एशिया की सोसाइटी में भाषण में उन्होंने, यानी अटल बिहारी 2003 में भैया क्या बोला था कि उन्होंने बोला था भारत अमेरिका क्या है एक स्वाभाविक मित्र है, ये बहुत बड़ा बात है, ये प्रकार क्या अटल बिहारी 2003 में क्या बोला था, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा भाषण दिया था और भाषण में कहा था कि भारत और अमेरिका क्या है एक स्वाभाविक मित्र हैं, क्या बोला था 2003 में अटल बिहारी ने बोला था अपने भाषण में, भारत और अमेरिका क्या है अपने क्या है स्वाभाविक मित्र हैं। इससे भी कह सकते हैं भारत और अमेरिका के जो संबंध होते हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर बनते हैं। वर्ष 2010 में, ध्यान रखना, वर्ष 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर दौरान पहली बार आए और राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया था। यानी अगर बात करोगे जो भारत है क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, भारत यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्य बने, इसके लिए अमेरिका ने क्या किया था, उनके राष्ट्रपति जो बराक ओबामा थे उन्होंने क्या कहा हमारा सपोर्ट किया था, हमारा सब भैया कि भारत को भी, लेकिन चीन की वजह से हम बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यानी कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका ने भारत का क्या समर्थन किया। जब 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, बराक ओबामा जी जब पहली बार आए थे, ठीक है, तो उन्होंने भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए क्या था हमारा समर्थन किया था, हमारा सहयोग किया था, ठीक है। वर्ष 2014 में ये चीजें लिखना क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया। देखो वर्ष 2014 में क्या होता है कि हमारे यहां पर सरकार बदल जाती है और देश के प्रधानमंत्री कौन बनता है, नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। और नरेंद्र मोदी के आने से कह सकते हो कि भारत और अमेरिका में जो संबंध होते हैं वह बहुत प्रगाढ़ बन जाते हैं, बहुत अच्छे संबंध, बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, जो कोल्ड वार के संबंध के यानी आप कैसे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। तो भैया 2014 में नरेंद्र मोदी जब पदभार संभालते हैं तो क्या होता है कि अमेरिका की क्या करते हैं आप सफल विदेश यात्रा करते हैं, ठीक है। मोदी जी क्या करते हैं जब प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका गए, तो अमेरिका में क्या किया उन्होंने कि क्या किया था, उन्होंने बराक ओबामा को बुलाया था। तब भारत का जब अपना उन्होंने 66वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया था, 26 जनवरी को ओबामा आए नहीं थे,
आए थे ना, तो कह सकते हो कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार पदभार संभालने के बाद कह सकते हो कि मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका और भारत में बहुत अच्छा संबंध बना, तो मोदी जी ने उनको बोला था कि ओबामा जी आप हमारे यहाँ पर आइएगा, तो क्या होता है 66वां गणतंत्र दिवस में ओबामा क्या होते हैं, हमारे चीफ गेस्ट बनते हैं, ठीक है, चीफ गेस्ट बनते हैं, इससे कह सकते हो कि मुख्य अतिथि बने। और दोनों के देशों में कह सकते हो कि भारत और अमेरिका में जो संबंध था, जो रिलेशन था, वो बहुत अच्छा बनता है, इससे भी कह सकते हो 2014 में। उसके साथ भारत और अमेरिका में एक नारा है, साथ चलो, एक हमने उनके साथ ट्रीटी की है। देखो 2014 में अमेरिका द्वारा विजन स्टेटमेंट दिया गया था, साथ चलो जारी किया। साथ चलो में क्या, भारत और अमेरिका में क्या है, एक नारा दिया गया है, विजन है इनका, साथ चलो, यानी भारत और अमेरिका क्या करें, साथ मिल करके हर एक क्षेत्र में अपने साथ चलकर काम करें, इसके लिए काम किया, इस मिशन के द्वारा किया गया। ये एक प्रकार का क्या है, मिशन है, इसको दिया गया कि भाई भारत और अमेरिका क्या करें, साथ काम करें और साथ चलें, उसके लिए किया गया है। दूसरा, साथ चलो जो मिशन है, देखो आज जैसे मैंने बताया, साथ भारत और अमेरिका में क्या है, एक विजन स्टेटमेंट है जिसमें एक नारा क्या दिया गया, साथ चलो। साथ चलो में के द्वारा कौन कौन से मिशन है, जैसे रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका सुरक्षा के क्षेत्र में साथ काम करें, आतंकवाद के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में, तथा निशस्त्रीकरण, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में, सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास तथा निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में क्या करें, भारत और अमेरिका क्या करें, आपस में आदि मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग की बात की गई है। साथ चलो जो विजन है हमारा, उसमें क्या गया, इन सभी मुद्दों पर क्या है, एक साथ सहयोग करने की बात की गई है। दोनों देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा व्यापार पर महत्वपूर्ण समझौते भी हो रहे हैं, ठीक है। वर्ष 2018 में, इस ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें आएंगी, ये सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखो, वर्ष 2018 में क्या होता भैया, टेक्सा, अमेरिका की एक जगह है, क्या है, ह्यूस्टन टेक्सा है क्या, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम क्या था, हाउडी मोदी। और यहाँ पर ट्रंप थे, ट्रंप ने क्या था, मोदी जी को बुलाया था और ट्रंप ने बोला था कि वहां पर एक कार्यक्रम का जिसका क्या नाम है, हाउडी मोदी, आपने सुना भी होगा, हाउडी मोदी हुआ था। तो मोदी जी वहां पर गए थे और उन्होंने नारा भी दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन आ नहीं पाए बेचारे। उसको क्या होता, 2018 में क्या, मोदी जो गए थे, अमेरिका गए थे, वहां पर अमेरिका की तरफ से, वहां के राष्ट्रपति की तरफ से एक फंक्शन किया गया जिसका नाम था, क्या था, हाउडी मोदी कार्यक्रम किया गया था। हाउडी मोदी इसलिए भैया हुआ था ताकि जो भारत के लोग अमेरिका में रहते हैं वो ट्रंप को वोट कर सके, इसलिए ट्रंप ने क्या, अमेरिका मोदी जी को बुलाया था और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था जिसका नाम था हाउडी मोदी। तो उन्होंने एक प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री को बुला करके बोला था, भैया तुम्हारे देश वाले जो लोग हैं ना, इनको सब हमको वोट दे दें, ऐसा कुछ करवाया था, ठीक है। और उसी के बाद क्या था, इसी की प्रतिक्रिया में, हाउडी मोदी की प्रतिक्रिया में क्या होता है कि 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप करवाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, इसी हाउडी मोदी कार्यक्रम की प्रतिक्रिया, यानी काउंटर, यानी उनको भैया उन्होंने हमको बुला करके बहुत बड़ा कार्यक्रम करवा दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी आवाभगत करें। तो क्या होता, 24 फरवरी 2020 को क्या होता है, अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, 1 लाख लोग वहां पर उपस्थित थे। ये इसके लिए हमने उनके साथ कार्यक्रम किया। दूसरा, चीन के साथ जब भी हमारा संबंध होता है, चीन के साथ जब भी हमारा किसी प्रकार का संबंध होता है, तो अमेरिका क्या करता है, हमेशा भारत का समर्थन करता है। क्या, चीन के साथ कभी भी जब हमारा रिलेशन या संबंध खराब होता है, चीन के साथ हमारी कोई भी लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, कहीं पर भी विवाद होता है, तो अमेरिका क्या करता है, हमेशा हमारा समर्थन करता रहता है। अब हम कुछ बात करेंगे कि भैया अमेरिका और भारत में बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन कहीं पर कोई दिक्कत तो भी होगी, ऐसा थोड़ी है कि सब अच्छा ही अच्छा हो रहा। तो भारत और अमेरिका में क्या है, कुछ मुद्दों को लेकर के मतभेद हैं। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारत और अमेरिका में क्या देखो मतभेद देखने को मिलते हैं, ठीक है भैया। किसको लेकर के मतभेद है, अमेरिका का एक पॉलिसी है जिसका नाम बोलते हैं काउंटर अमेरिका के, देखो इसको क्या बोलता है, देखो रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया का मुकाबला करने, यानी क्या कहता है, रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया का मुकाबला करने के लिए एक क्या है, काटसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया, जिसमें क्या गया, काउंटर अमेरिका के सलाहकारों के माध्यम से स्वीकृति अधिनियम, इन देशों के साथ कोई भी अगर व्यापार करता है तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध के आमंत्रित करेगा। देखो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि अमेरिका कहता है कि अगर भैया कोई रूस के खिलाफ,
ईरान के खिलाफ और उत्तर कोरिया के खिलाफ अगर वह व्यापार करेगा तो अमेरिका क्या करेगा, उस पर प्रतिबंध लगे। लेकिन फिर भी भारत जो है अपने कूटनीति का परिचय देते हुए क्या करता है, रूस के साथ बल्कि ईरान के साथ हमारे क्या है, काफी अच्छे रिलेशन है। यानी कह सकते हो कि यहां पर थोड़ा मतभेद है हमारे साथ अमेरिका और भारत में, कह सकते थोड़ा मतभेद, क्योंकि अमेरिका कहता है कि भैया रूस के साथ, ईरान के साथ और उत्तर कोरिया के साथ तुम व्यापार मत करो। लेकिन क्या होता है, फिर भी हमारी इतनी अच्छी कूटनीति है, फिर भी हम काम को कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, WTO को लेकर के काफी मतभेद है भारत में, अगर लेकर भारत और अमेरिका में काफी मतभेद है। WTO देखो, WTO की वार्ताओं में भारत और अमेरिका के मध्य स्पष्ट मतभेद है। अमेरिका का आरोप है कि भारत विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं में बाधा उत्पन्न करता है। अमेरिका कहता है कि जो भारत है वह विश्व व्यापार संगठन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है, चाहे वो WTO की बात करें तो उसमें हमारा समर्थन करें, ऐसी बात करता है। यानी अमेरिका कहता है कि WTO में जो कुछ हो रहा है आप तुम हमारा सपोर्ट करा करो, लेकिन भारत ऐसा करता नहीं, इसलिए कहता है भारत जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है। यूएसए के अनुसार, यानी अमेरिका के अनुसार, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत को क्योटो प्रोटोकॉल समझौते का मानने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यानी कहता है कि भारत जो है वह क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको, उस समझौते को मान जाना चाहिए। भारत इस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में विकसित देशों का सर्वाधिक योगदान है। देखो, अमेरिका कहता है क्योटो प्रोटोकॉल में तुम आ जाओ, लेकिन भारत क्या करता है, उसको मना करता है, क्योंकि भारत कहता है कि प्रदूषण करने में, यानी पर्यावरण प्रदूषण करने में और जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा जिनका योगदान है क्या है, वो विकसित देश ही है। भैया अमेरिका, चाइना, इन्होंने पहले विकास कर लिया और पूरी पर्यावरण को खराब कर दिया। इनका ही, ये भारत कहता है तुम सब ने ही किया है। ये कहता क्योटो प्रोटोकॉल पर। दूसरा, अमेरिका एक बड़ा आरोप लगाता है कि भारत के साथ जो वो व्यापार करता है तो अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है, और अमेरिका भारत को कहता है, एक शब्द है टैरिफ का राजा, इसमें आपको मिलेगा। यानी अमेरिका कहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या सब्सिडी का लाभ उठा रहा है। क्या कर रहा है कि अमेरिका कहता है कि भारत जो है वो सब्सिडी का ज्यादा लाभ उठाता है, या अमेरिका को क्या हो रहा है, व्यापार घाटा हो रहा है। इसलिए शायद आपने कहा कि अमेरिका ने क्या है, हमारे कई सारे प्रोडक्ट पर उसने क्या लगा दिए थे, वहां पर ज्यादा पैसे लगा दिए थे। और भारत का भी सुना होगा आपने, हमारी सरकार ने भी अमेरिका से जो कुछ उत्पाद आते थे उस पर हमने क्या कहता है, उस पर ज्यादा लगा दिए थे, एक्साइज ड्यूटी ज्यादा कर दी थी। तो इसलिए कह सकते हो कि अमेरिका भी कहता कि भारत के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो हमें व्यापार घाटा हो रहा है। इस प्रकार के व्यवहार हो। दूसरा, अगर देखो वीजा प्रतिबंध को लेकर के भी हमारे उनमें थोड़ा विवाद है। H1 वीजा और H4 वीजा को लेकर के अमेरिका कहता है कि जो H4 वीजा है वह भारत के लोग ज्यादा रहे हैं, ये नौकरी और एजुकेशन को लेकर के है। इन्हों कहता है कि तुम्हारे देश के लोग बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, सब नौकरी ले रहे हैं, हमारा नागरिक को नौकरी है, इसलिए कहता है कि H1 वीजा और H4 जो वीजा है हम इसको बंद कर देंगे। बीच में सुनागा, खबरों में आता होगा ना H1B1 वीजा। तो अमेरिका ये कहता भाई मेरे कि भारत के जो लोग हैं वह सबसे ज्यादा H1 वीजा का फायदा उठा रहे हैं, और हमारे यहाँ पर आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में लग जाते हैं, नौकरी प्राप्त कर लें, और हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। इसलिए कहता कि हम अमेरिका के लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, इसलिए हम H1 और जो वीजा है इसको हम नहीं करेंगे, हम आपको नहीं देंगे। इसलिए कह सकते कि भारत और अमेरिका में इसको लेकर के भी क्या है, काफी विवाद बना रहता है। थोड़े से हमारे क्या उनके बीच में हमारे भैया मतभेद है, मनभेद नहीं मतभेद है। ठीक है। देखो, अफगान नीति को लेकर के भी हमारा काफी मतभेद है। अफगान नीति वाला थोड़ा आप इसको करना। देखो, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में क्या थी, लोकतंत्र था, वहां पर एक सरकार थी, लेकिन अमेरिका क्या करता था, अमेरिका कहता था कि हम थोड़ी दिन बाद हट जाए। जैसे दिखा बीच में अमेरिका वहां से भाग गया और दोबारा वहां पर क्या गई, वहां पर भी तालिबान फिर आ गया। तो तालिबान आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि तालिबान के साथ अमेरिका ने क्या कर लिया, संधि कर ली। अमेरिका ने बोला था कि भैया हम हट जाएंगे। नंबर क्या है? एक मिनट बोलिए। में क्या हुआ, देखो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में लंबे समय तक अमेरिका रहा, ठीक है, वहां पर डेमोक्रेसी बनी रही, सेना उसकी लगी रहती थी। बीच में क्या अमेरिका ने बोला कि हम अपनी सेनाएं हटा देंगे। और आपको पता होगा कि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हमने उनको अनाज दिया है, हेलीकॉप्टर दिया है, बहुत सारी चीजें, ताकि अफगानिस्तान में कोई वहां पर आतंकवादी ना बन पे, क्योंकि अगर वहां पर भैया आतंकवादी बन जाएगा तो हमको ही
खतरा का हो जाएगा। इसलिए भारत ने क्या किया है कि अफगानिस्तान यानी अफगान नीति को लेकर के भारत और पाकिस्तान सॉरी अफगान नीति को लेकर के अमेरिका और भारत में लेकर काफी मतभेद है। क्योंकि अमेरिका कहता था कि भैया हम अपनी सेना हटा लेंगे वहां से, तो भारत कहता कि आप अपनी सेना क्यों हटा रहे हो, क्योंकि अगर तुम अपनी सेना हटा लोगे तो वहां पर तालिबानी आकर बैठ जाएंगे। और बाद में होता भी, आपको पता भी कि अमेरिका और तालिबान में क्या होता है, रक्षा यानी समझौता हुआ है, समझौता कि भैया उन्होंने बोला था कि आप यहां से हट जाना। वहां से जब हटते हैं तो वहां पर एक प्रकार से फिर तालिबानी आ गए, तो वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। और हमने इतना पैसा खर्चा किया है, वहां पर इतना काम किया, हमने बिजली लगवाई है, दुनिया भर के बांध बनवाया, सड़क बनवाई, रोड बनवाया है, इतना पैसा खर्चा करें, किस लिए कर रहे हैं भारत, यानी भारत अफगानिस्तान में इतना ज्यादा काम कर रहा है उनको खाने के लिए, और बहुत सारे हमने काम किए, क्यों कर रहे हैं, ताकि वहां पर कोई भी तालिबानी सरकार ना बने, वहां पर आतंकवादी ना पनपे। भैया वहां पर अगर आतंकवादी बनेंगे तो क्या होगा, वो पाकिस्तान के रास्ते हमारे को आकर के परेशान करेंगे। आपको भी पता होगा बहुत बार क्या हुआ कि समस्या का सामना करना पड़ा। इसलिए भारत आतंकवाद को मिटाने के लिए या आतंकवाद का सामना करने के लिए अफगान नीति में क्या है, उनको लेकर के काफी विवाद है। यही है अफगान नीति में विवाद हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में आप क्योंकि अब इस सेक्शन को आपको थोड़ा बदल करके लिखना पड़ेगा अफगान नीति को लेकर के, बट इसको जरूर ऐड कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार आ गई है, कि अब ये थोड़ी सी हेडिंग आपको थोड़ी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो अफगान नीति को लेकर के क्या था, हम अमेरिका और भारत में क्या है, थोड़े से विवाद हैं अफगान नीति को लेकर। दूसरा, ये सबसे है जब भारत परमाणु क्योंकि भारत और अमेरिका में परमाणु संबंध को लेकर के क्या है, ये क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, देखो ना क्या है, भारत को परमाणु अप्रशासन, अमेरिका कहता है कि भारत जो है परमाणु अप्रशासन देने CTBT पर साइन कर दे। अमेरिका क्या कहता है कि भारत जो है क्या है भैया CTBT पर साइन कर दो, अमेरिका कहता है, लेकिन भारत क्या है साइन नहीं कर रहा है। ठीक है, भारत क्यों नहीं साइन कर रहा है, ये वो कहते हैं कि तुम आकर के साइन कर दो, हस्ताक्षर कर दो। ठीक है, लेकिन भारत ने साइन नहीं किया है, बल्कि भारत कहता है कि भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। कौन कहता है, अमेरिका कहता है। जबकि भारत का तर्क है, यानी इंडिया क्या कहता है, भारत का तर्क है कि परमाणु हथियारों का समापन संपूर्ण विश्व में होना चाहिए। यानी कहता है कि भैया पूरी दुनिया में परमाणु खत्म करो, हमसे साइन करवा के क्या करोगे, सबका साइन लेकर के आओ ना, तब हम साइन कर देंगे। तो यही भारत यही कहता है कि पूरे विश्व में अगर परमाणु CTBT पर अगर साइन हो रहा है तो सभी पूरी दुनिया साइन करे ना, हम ही क्यों अपने परमाणु को बंद कर दें या उसका काम कर दें। तो यही भारत यही कहता है कि अगर परमाणु हथियारों का समापन होना चाहिए तो सभी का समापन। इसीलिए परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर क्या है, भारत और अमेरिका में थोड़े से मतभेद बने हुए, क्योंकि भारत ने क्या कहा है CTBT पर क्या किया, हमने साइन नहीं किया है। इसी को लेकर के कह सकते हैं कि भारत जो अमेरिका में है उसको लेकर के मतभेद बना। एक चीज मैंने लिखी नहीं थी, उसको मैं बता देता हूं, व्यापार संबंध, एक हेडिंग बनाना, उसमें लिखना व्यापार संबंध। और व्यापार संबंध में 2 पॉइंट लिखना है। 2 पॉइंट क्या है, पहला मैं पॉइंट बोल रहा हूं ध्यान से, क्योंकि मैंने इसमें लिखा नहीं है इसलिए मैं बोल के बता, ध्यान सुना क्या है लिखना, यहां पर लिखना व्यापार संबंध। उसमें क्या लिखोगे, 1991 में अगर देखो भारत और अमेरिका में 1991 में भारत और अमेरिका में कितना था, मामूली व्यापार होता था। कितना व्यापार होता था, $5.6 बिलियन। क्या इतना बोला हूं कि भारत और अमेरिका में 1991 में कितना व्यापार था, $5.6 बिलियन होता था। जबकि 2018 में भारत और अमेरिका में जो व्यापार कितना हो गया है, 105 बिलियन डॉलर। कितना हो गया, 105 बिलियन डॉलर भी हो गया है। जबकि इसको अमेरिका बढ़ाना चाहता है, इसको हमें 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। व्यापारिक संबंध। दूसरा व्यापारिक, अमेरिका भारत में क्या 2019 और 20 में क्या है, एफडीआई का एक बड़ा स्रोत बनाना चाहता भारत को, 5वां सबसे बड़ा स्रोत बना। यानी भारत जो है एफडीआई का क्या है, एक बड़ा स्रोत बना है, ये भी अमेरिका चाहता है। यानी भारत और अमेरिका में रक्षा संबंध कह सकते हो कि जो हमारी व्यापारिक संबंध है, जो 1991 में कितना था उनके साथ हमारा जो व्यापार था 5.6 बिलियन डॉलर होता था, जो अब 2018 में कितना हो गया 1.5 बिलियन डॉलर। क्या यूएस डॉलर है, ठीक है, पैसे में नहीं है, मैं डॉलर बोल रहा हूं, ठीक है, ये सारे यूएस में। पहले क्या होता था 1991 में क्या था भैया 5.6 बिलियन डॉलर, अब कितना हो गया 105 बिलियन डॉलर 2018 में हो गया था। बल्कि इसको टारगेट कितना लिखा गया है 500 बिलियन डॉलर। कितना रखा है 500 बिलियन डॉलर हो जाए ऐसा रखता है। और अमेरिका ने
2019-20 में भारत में एफडीआई भारत का सबसे पांचवा बड़ा स्रोत बन गया, ये भी इस प्रकार का बनाने का काम हो रहा। तो ये व्यापारिक संबंधों को लेकर के इनमें बात की गई। तो चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें मैंने ऐसा कोई भी शायद कोई सेक्शन या कोई बात नहीं छूटी होगी जो मैंने इस नोट्स में कवर नहीं किया। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। कुछ 2 पॉइंट जो मैंने लिखे नहीं थे उसको भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है।